नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं कौशल विकास मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की। 4 साल बीत गए हैं, क्या देखते हैं आप सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए, 4 साल में स्किल इंडिया मिशन में जो मोदी जी का विज़न था, उस विज़न पर इस विभाग से जुड़े माननीय मंत्रीगण ने, अधिकारियों ने काफ़ी काम किया है। एक बहुत मजबूत नींव स्किल इंडिया मिशन की इस देश में पड़ी है और अब उस नींव पर दुनिया स्किल इंडिया मिशन की तरफ अब देख रही है। भारत के इन प्रयत्नों पर भारत के अंदर और भारत के बाहर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। अब हम इस पायदान पर खड़े हैं कि स्किल इंडिया के बारे में भारत के जो भी समझदार नागरिक हैं वो जागरूक हैं, युवा जागरूक हैं और लोगों को लग रहा है कि आज के युग में 2 तरह के जो कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इनके माध्यम से हम स्किल्ड होकर के रोज़गार के अवसर मिलने का, उद्यम करने का, उद्योग विकसित करने का सबसे सशक्त माध्यम स्किल इंडिया मिशन। ये एहसास, ये लोगों को ये महसूस कराने में मिशन अब इस मोड़ पर पहुंचा है। सर, अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी फोकस किया आपके मंत्रालय पर और स्किल डेवलपमेंट पर। और एलोकेशन की भी बात करें तो तकरीबन 3000 करोड़ एलोकेट किए गए आपकी मिनिस्ट्री को। किस तरह से देखते हैं आप इस बजटरी एलोकेशन को? नहीं, बजट तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस पर निर्मला सीतारमण जी अपने बजट में पूरा प्रावधान किया उन्होंने। ख़ास बात यह है कि उन्होंने जो एक अलग काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि स्किल इंडिया मिशन का सेकंड पार्ट जो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता में 3 योजनाओं की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एक मुद्रा, स्टैंड अप और तीसरा स्टार्टअप। तो उन्होंने अपने बजट में उद्यम बढ़ाने में स्टार्टअप के योगदान और इन सब विषयों पर टैक्सेस के मामले में बहुत से झमेलों से मुक्ति दी है। ये अपने आप में स्टार्टअप करके जो आज के युवा उद्यमी आगे बढ़ने के लिए उनको बड़ा ऊर्जा, ताकत और सहारा मिला है। तो ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी की प्रेरणा से निर्मला जी ने किया है। सर, इकोनॉमिक सर्वे पर भी काफ़ी फोकस रहा था और स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सजेशंस इकोनॉमिक सर्वे में आए। एक सजेशन था कि स्किल वाउचर्स देने चाहिए आपको जो स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। क्या उस रास्ते में कोई काम हुआ है? ये अच्छा सुझाव है। अभी उस बात आई है, उस पर मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को और उस पर विचार कर आगे बढ़ेंगे। सर, एक बात और थी इकोनॉमिक सर्वे में, वो थी कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो पीपीपी मॉडल पे होने चाहिए। उस दिशा में क्या काम हो रहा है? ये सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, कारण दोनों दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की जो संस्था है, ऐसा नहीं है, आज़ादी के बाद 1955-56 से ही ITIs के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार सृजन के प्रयत्न हुए। लेकिन कालांतर में पीछे की सरकारों ने इस पर ध्यान न देने के कारण आज सभी ITIs जो है और जो भी थे, एक तरह से वो भवन, बिल्डिंग रहते हुए सूना सा हो गए थे। लेकिन जब स्किल इंडिया मिशन से उसको लिंकअप कर दिया गया तो आज ITIs की जो है एक क्रेज़ बढ़ गई। देखा है गया कि कहीं बड़ी बिजनेस कंपनियों ने ITIs को हायर किया, अपना उसमें सहयोग किया। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमारे उन बच्चों को जो अभी फिटर और तमाम तरह के टेक्नीशियन, प्लम्बर आदि की ट्रेनिंग ऐसे सीमित दायरे में करते थे, वो आज के आधुनिक युग में जो तमाम टाटा की कंपनियां, मारुति सुजुकी और लार्सन टुब्रो, ऐसे बहुत सी संस्थाओं ने तमाम ITIs को उससे अपने को कोरिलेट किया। तो अपने आप में नई टेक्निक की और उसमें लोगों का आकर्षण भी बढ़ा, क्योंकि उसमें सीखो और कमाओ का जो हमारे गवर्नमेंट की सोच है उसको भी अच्छा सुअवसर मिला और वे कंपनियां सिखाती भी हैं और ले भी जाती हैं, हायर भी करती हैं। तो इस नाते PPP मॉडल पर काम करने का एक स्कोप बढ़ा है और ऐसा नहीं है कि हम केवल उसी पर निर्भर करना चाहते हैं। हम सरकार के परंपरागत सिस्टम को भी आगे बढ़ाएंगे,
लेकिन जहाँ लगेगा कि पीपीपी मोड से सरकारी मानकों पर अच्छे लोग मिलेंगे तो उसे भी सहयोग करेंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। सर, क्या आने वाले टाइम में हम स्किल मिशन में कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव देखेंगे और क्या आप इसको इंसेंटिव बेस्ड बनाएंगे? निश्चित तौर से हम 1 करोड़ युवाओं को इस प्रतिवर्ष स्किल करने के टारगेट को लेकर के चल रहे हैं। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हैं। हमने जो आंकड़े तथ्य मेरे सामने आए हैं, लगभग शुरुआत के दौर में थोड़ी कठिनाइयों के बाद आज 97 लाख 98 लाख तक हम गए हैं। हम लोगों को 70% प्लेसमेंट के आधार पर ही अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनाते हैं, नहीं तो उनको ब्रेक कर देते हैं। तो कुल मिला के इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं और आगे सभी का इन्वॉल्वमेंट कैसे इसमें हो और ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमशीलता का विकास हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के निरंतर ये तो एक समेकित प्लान बना के आगे बढ़ने की योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें उनके भी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। और आज छात्रों में एक क्रेज तो डेवलप हुआ है मोदी जी की इस पहल पर कि पहले जो राज्य स्तर पर ही ITI, राज्य स्तर पर ही इसके जो कौशल विकास के केंद्र थे, अब वहाँ लड़कों में लड़कियों में क्रेज है कि साहब हमको नेशनल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नेशनल चीज़ों से जुड़ने में उनको निश्चित तौर से आकर्षण बढ़ रहा है, उनके सर्टिफिकेट का वेट बढ़ रहा है। अभी हमने ITI और कई अन्य स्किल डेवलपमेंट और कई चीज़ों को मिला करके, पहले NCVT था, अब इसको हम NCVET के तर्ज पर के रूप में ले जाना चाह रहे हैं, ताकि सर्टिफिकेट्स का भी एक जस्ट लाइक जैसे टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके सर्टिफिकेट्स का एक पूरा यूनिवर्सल ऑल ओवर कंट्री एक फॉर्मेट रहे और उसको एक एथेंटिकेशन, उसका जो है अधिकृत प्रमाणीकरण उसका हमारी ऐसी संस्था करे जिसकी अपने आप में ऑल इंडिया एक विधिक रूप से एक मजबूत बॉडी रहे, जस्ट लाइक UGC। तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, नीति आयोग ने भी ये सुझाव दिया है कि आप इंसेंटिव बेस्ड बनाएं और साथ ही साथ जो लोन है उसको सस्ता करें, तो जो स्किल सेट है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगी। नीति आयोग के सुझाव मूल्यवान है और उस दिशा में हमारा विभाग काफ़ी आगे काम कर रहा है। सर, एक पॉलिसी है, लगातार उसकी बात हो रही है, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। कब हम देखेंगे इस पॉलिसी को? स्किल इंडिया मिशन में जो भी ऐसे विषय आ रहे हैं, जो हमारा मेन जो फोकस है कि हम दुनिया में भारत को स्किल का वर्ल्ड कैपिटल बनाना चाहते हैं, भारत की युवा आबादी का सदुपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए जितने भी मूल्यवान सुझाव जो भी विषय आए हैं, उसका हमारी सरकार, हमारा विभाग प्रतिदिन स्वागत करेगा और उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपके मंत्रालय ने कौशल युवा संवाद भी ऑर्गेनाइज किया था, किस तरह के रिकमेंडेशंस मिले आपको उसमें? बच्चों में आज हमने उन कौशल युवा संवाद के पार्टिसिपेटर्स में से आज उनके भी कुछ के भाषण हुए। उन्होंने जो विषय अपने बीच में उनकी जो कठिनाइयाँ थी, उनको जो उत्साहवर्धन मिला, उन दोनों को शेयर किया। विभाग ने उसके नोट्स लिए हैं और कुल मिलाकर के जिन लड़कों ने विचार रखी युवा संवाद के परिणाम स्वरूप चर्चा के रूप, उनके अंदर बहुत ही वो इनकरेज हैं, बहुत ही उत्साहित हैं और वो इसको युवा आबादी के लिए बेहतर मान रहे हैं और युवा संवाद के माध्यम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। उन्होंने ये शेयर किया, उनको उनके अंदर गुण उनके बढ़े, उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कुछ अपनी कठिनाइयाँ भी शेयर की कि हमें थोड़ा और प्रोत्साहन के लिए और कुछ रास्ते अपनाने चाहिए। विभाग उस पर विचार कर रहा है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले अप्रेंटिसशिप काउंसिल की मीटिंग, जो कई सालों से हेल्ड अप थी, रुकी हुई थी, मैंने उसे किया और मैंने उसमें तमाम जो अप्रेंटिसशिप के जो स्टाइपेंड हैं उसको जस्ट डबल कर दिया है। अभी रिसेंटली 10 तारीख को मैंने मीटिंग की। ये कुल मिलाकर के युवाओं को आकर्षित करना, प्रोत्साहन देना और ताकि वो किसी जगह अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, अपनी एक किसी भी पाठ्यक्रम से पास करने के बाद, तो वो उनको कम से कम इतना इंसेंटिव मिल जाए, उनको उनको स्टाइपेंड मिल जाए कि वो खुशी से अपना आना जाना रहना उसको वहन कर सकें। तो उससे भी उनका आकर्षण बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अपने आप में
स्किल इंडिया मिशन के सारे अंगों में बढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है और माननीय मोदी जी का निरंतर इसमें प्रेरणा है। हम आगे बढ़ेंगे और हम आपके माध्यम से युवाओं को भरोसा देना चाहते हैं कि हम एक न एक दिन, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारा दो ही मिशन है कि हम भारत के अंदर दुनिया का स्किल इंडिया कैपिटल भारत को बना के रखेंगे और भारत की जो युवा आबादी है उसको भारत सहित विश्व का सबसे वर्किंग फोर्स बनाने का जो मोदी जी का सपना है, उसे मोदी पार्ट 2 में हमारी सरकार पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सर, आपने स्किल कैपिटल की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा वो भारत के लिए नई उम्मीदें होंगी, भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? क्योंकि कह सकते हैं कि पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारी गति जो थी वो कहीं ना कहीं धीमी थी। आज क्या भारत तैयार है नेतृत्व करने के लिए 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? निश्चित तौर पर तैयार है भारत। देखिए, भारत में अभी जो हमारा बजट पेश हुआ, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टारगेट करके हमारा बजट पेश हुआ। उत्साह ऊर्जा से भरा हमारा नेतृत्व है, साफ सुथरी ईमानदार जनसेवी सरकार है। सरकार ने बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया है। आदमी जब भारत की आबादी का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो गरीबी के नीचे असुविधाओं की जीवन शैली में जी रहा था, उसके जीवन स्तर को सुधारने का जितना सार्थक प्रयत्न भारत की वर्तमान अभी 5 वर्षों की मोदी सरकार में और फिर नई सरकार के बनते उसमें शुरू हुआ, ऐसा पहले नहीं था। तो जब जीवन स्तर बेहतर बढ़ेगा, लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, लोगों के अंदर आने वाले दिनों में सपने बढ़ेंगे, सपनों पे काम करने की खुद की सामर्थ्य विकसित होगी, तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में सफल होंगे जो मोदी जी की सोच है। सर, लेकिन एक चिंता ये भी है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी और सोचा ये भी जा रहा है कि आखिर क्या प्रभाव होगा उसका जॉब क्रिएशन पे। आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं इसको? देखिए, चौथी औद्योगिक क्रांति में उसके पीछे क्यों हम लोग उत्साहित हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि आज की दुनिया में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, लघु उद्यमों के डेवलपमेंट के बिना कंट्री लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए और हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा और हम बहुत आशान्वित हैं कि इसमें जो आपका सवाल है इसमें हम सफल होंगे। कारण 2 तरह की लीडरशिप होती है। एक होती है आबादी का रोना रोना। यहाँ हमारे मोदी जी आबादी का रोना नहीं रोते हैं, आबादी की ऊर्जा को सही इस्तेमाल करने का एक ओज भरा लीडरशिप है और उस आबादी के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है। तो निश्चित तौर से जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसमें भारत अपनी बड़ी भूमिका स्वयं बनाएगा और बड़ी भूमिका में अपने को स्थापित करेगा। आपके मंत्रालय ने पहली बार स्किल जो प्रोग्राम है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एरोस्पेस के लिए भी शुरू किया है। क्या खास है इसमें? आज हम ऐसा मानते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आज चाहे वो बूंद बूंद पानी से सिंचाई का हो, ड्रिप इरिगेशन हो, या अभी हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में ड्रोन से दवाओं का छिड़काव हो, केमिकल का छिड़काव हो, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे कि आय में, फसलों में जो हमारे मूल लक्ष्य हमारी सरकार का किसान की आय दुगनी हो, 2022 तक के टारगेट लेके मोदी जी चल रहे हैं, उसी दृष्टि से तमाम प्लानिंग किया उन्होंने। तो उस प्लानिंग में ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है जिसकी बात आपने किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और उस दिशा में हमारे विभाग ने एग्रीकल्चर फील्ड को भी टॉप प्रायोरिटी पर लिया है। और आज हमारा चौथा जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, उसमें इस बात को भी हम लोगों ने स्लाइड्स पर प्रदर्शन किया। सर, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए तो कई कदम सरकार उठा चुकी है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो। आपका मंत्रालय अब और ऐसा क्या काम कर रहा है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको और सशक्त बनाने के लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारा मंत्रालय जो सहूलियतें दे सकता है उसमें सरलीकरण कर रहा है। हम लोगों ने जो भी नीतियाँ अभी बनाई हैं उसमें इंडस्ट्रियल फ्रेंडशिप के सिस्टम में हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम ऐसे अवसर युवाओं को दे रहे हैं।
उनके लोनिंग वगैरह में काफ़ी सहजता उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि उनको बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सरलीकृत तरीके से उनको अवसर मिल जाए, वो काम करें। और उसकी मॉनिटरिंग का भी सिस्टम कर रहे हैं, उनको टेक्निकल एडवाइस देने का भी सिस्टम कर रहे हैं। तो ये सारे जो सिस्टम अडाप्ट कर रहे हैं, उन सबका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। सर, आपने मॉनिटरिंग की बात कही और लगातार एक ये भी सुझाव आ रहा है कि स्किल मैपिंग हो और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उसके लिए कोई कदम उठा रहा है आपका मंत्रालय? हाँ, स्किल मैपिंग की भी चर्चा आई है और हमारा विभाग उसके लिए प्लानिंग करके और स्किल मैपिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सर, अगर हम भारत की बात करें तो सिर्फ 5% युवा ऐसे हैं जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड है, फॉर्मली स्किल्ड है, आपके मंत्रालय की रिपोर्ट थी। और अगर हम इसको कंट्रास्ट करें जापान से, साउथ कोरिया से या जर्मनी से, वहाँ पर जो प्रतिशत है वो काफ़ी ऊंचा है। किस तरह से ब्रिज होगा ये डिस्टेंस, ये गैप? यही तो हमारा मौलिक कार्य है। आज वर्ल्ड के अन्य कंट्रीज़ की तुलना में भारत की इतनी लंबी आज़ादी के बाद जो दृश्य खड़े हैं, उस दृश्य में हम स्किल परसेंटेज में अभी 7% दुनिया के टक्कर में है, और दुनिया कई कंट्रीज एबव 50%, एबव 60% स्किल्ड पर्सन उनके यहाँ हैं। तो उसी का तो संघर्ष है कि इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2014 के पहले कौशल शब्द की इतनी चर्चा होती थी, लेकिन जब से मोदी जी ने इसको एक विशेष पहल के रूप में अपनाया, मैं आज सदन में एक सवाल था, उसके सवाल में मैं देख रहा था कि 2014 तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की ITIs कितने लड़के किए हैं, इसका सवाल था। मैं सवाल के जवाब को पढ़ते हुए मुझे बड़ा अजीब आश्चर्य हुआ कि ITIs की स्थापना 1955 से हुई है, लेकिन 1955 से 2014 तक के सफ़र में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख बच्चे ही ITIs किए। विभिन्न ITI, निजी क्षेत्र की ITI और गवर्नमेंट क्षेत्र की ITIs। और मोदी जी के मिशन का परिणाम है कि 2014 के बाद से केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, केवल ग्रामीण की, कि 10 लाख से अधिक बच्चे, मतलब 6 लाख के लगभग, आज़ादी से लेकर के, आज़ादी के थोड़े 7 वर्षों को छोड़ भी दें तो 1955 से लेकर के और 2014 तक केवल 6 लाख बच्चे उस दिशा में आए हैं। और 2014 से लेकर के आज 2019 के पायदान पर 4 लाख से अधिक बच्चे केवल हमारी सरकार की पहलों पर ग्रामीण क्षेत्रों के ITIs पास आउट होकर के, और कहीं और डिटेल में जाऊंगा तो शहरी ITIs बेल्ट में भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के ही वहाँ जाके सीखे होंगे। तो इस स्तर पर हम इसको ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद और शानदार परिणाम देश के साथ दुनिया के नज़र में आएगा। सर, ITI की आपने बात कही, उसको आप किस तरह से रिवैम्प करेंगे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स है उसको मिलने के लिए? इसी नाते जो आपने सवाल किया था पहले PPP मोड में, कि इंडस्ट्री जिस तरह की ट्रेनिंग करा के अपने यहाँ रोजगार के लिए चाहती है, हम इंडस्ट्री के संग मिलकर के वैसे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं। कोर्सेज की संख्या बढ़ाई है, कोर्सेज की क्वालिटी और कोर्सेज का कैरेक्टर बढ़ाया है। इसी नाते कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार लड़के, जमाना लद गया, अगर प्लम्बर सिस्टम की मान लीजिए ट्रेनिंग होनी है तो कल एक ट्रेडिशनल प्लम्बर होता, आज सेंसर सिस्टम से जो है नलों में पानी आ रहा है, तो आज उस तरह की प्लम्बिंग की ज़रूरत है। तो इसी तरह जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ की होगी, वो इंडस्ट्री और PPP मोड का मतलब ये है कि हम उस दृष्टि से मिलकर वैसे कोर्सेज क्रिएट करेंगे, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, वैसा करेंगे और उस दिशा में हम स्किलिंग के दायरे को और बढ़ाएंगे। सर, एक बड़ी चिंता ये भी है कि कहीं ना कहीं मिसमैच है जो वेज मार्केट है और जो स्किल है उसके बीच में। स्किल्ड लेबर, कई जगह ऐसा हमने देखा है कि जो स्किल्ड लेबर है उसको उस तरह का वेज नहीं मिलता जो एक स्किल्ड लेबर को मिलना चाहिए। ये वेज डिस्पैरिटी किस तरह से ख़त्म करेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो वेजेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसी नाते आपने देखा होगा पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने कई ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए हैं और हम लोग उस दिशा में सक्रिय पहल कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेज का जो कानून बनाया हमारी सरकार ने, जिसमें उनकी जो है उनकी तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की भी चिंता की है,
उनके श्रम कानून के अंदर उनके पीएफ वगैरह की भी चिंता की गई है। ये सब चीज़ें संस्थाएं दें, इसको हम बिल्कुल लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं। और पहले की दुनिया से चीज़ें बदली हैं, अब न्यूनतम मूल्य अच्छा मिल रहा है, उसे और इम्प्रूव करने पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। अभी मैंने उसी की एक छोटी सी झलक ITIs के स्टाइपेंड के बारे में नए अपने विभाग में मेरे स्तर से लिए गए निर्णय की जानकारी आपको दी। जी, आखिरी सवाल सर, कितना बड़ा रोल आप देखते हैं स्किल इंडिया मिशन का भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए? आप समझ सकते हैं कि रोजगार और उद्यम की सारी संभावनाएं यदि आज बनी हुई हैं तो उसमें स्किल इंडिया डिपार्टमेंट से, स्किल इंडिया मिशन से भी उनका सीधा नाता है। और हम तरह तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक से एक नए आइडियाज़ लेके लोग आ रहे हैं। इसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। जो भी अच्छे आइडियाज़ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ रहे हैं उसको इनकरेज करना, उसको स्वीकृति देना, उनको काम करने के अवसर देना, ये मेरे डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है। और इस तरह से जब हम इन कामों को लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जिन जिन डिपार्टमेंट का अहम रोल होगा उसमें आप देखेंगी स्किल इंडिया मिशन और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का भी सबसे अहम रोल होगा। जी पंडित जी, उम्मीद यही है कि भारत जल्द से जल्द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।